मित्रों नमस्कार, यह हमारा YouTube चैनल संस्कृत सोरगम है। इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ये छोटे मन वाले लोग करते हैं। जो उदार चरित्र के व्यक्तित्व वाले होते हैं वो सारी धरती को ही अपना परिवार मानते हैं। ये भारतीय संस्कृति रही है कि हमने पूरी विश्व को अपना परिवार माना है, इसलिए कहते हैं विश्वस्य कल्याणम भवतु। मित्रों, आज हम संधि प्रकरण पढ़ने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हैं। हमने स्वर व्यंजन पढ़े, प्रत्याहार पढ़े, माहेश्वर सूत्र पढ़े। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर संधि प्रकरण चलता है, तो हमने माहेश्वर सूत्र ठीक प्रकार से पढ़े थे। अब आज हम संधि प्रकरण पढ़ेंगे। संधि का ज्ञान ये कई प्रकार के शब्द रचना में हमको सहयोग करता है। शब्दों की ठीक प्रकार से रचना हो, इसके लिए संधि प्रकरण आवश्यक है। संधि शब्द सम धातु, सम उपसर्ग, धा धातु की प्रत्यय से बना है। यानी संधि शब्द की तीन शब्दों से मिलकर के संधि शब्द की रचना हुई है। सम उपसर्ग है, धा धातु है और किम प्रत्यय है। इन तीनों के मिलने से किम का की का ई शेष रहता है। ई शेष रहने से सम का अनुस्वार है, सम उपसर्ग है, तो धा धातु के साथ मिलने से ये हो गया संधि शब्द। तो संधि शब्द जो है सम उपसर्ग, धा धातु और किम प्रत्यय के कारण से संधि शब्द बना है। अब ये संधि शब्द जो है क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये स्पष्ट करने के लिए दो वर्णयो परस्पर मेलनम भवति तत् संधि कथ्यते। यानी दो वर्णयो यानी दो वर्णों का मेल, स्वर से स्वर का मेल, व्यंजन से स्वर और व्यंजन का मेल, और विसर्ग का स्वर और व्यंजन से मेल। इस प्रकार से संधियों का आपस में मेल, दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। मेल यानी मिलना, जोड़, योग। तो दो वर्णों का मेल जो है वो संधि कहलाएगा। पर सन्निकर्ष संहिता, पाणिनि जो अष्टाध्यायी है उसमें जो परिभाषा दी है संधि की, उसमें है परः सन्निकर्ष संहिता। पर यानी परस्पर, परस्पर जो सन्निकर्ष यानी निकटता जो आती है, वर्णों की जो निकटता आती है आपस में, जो संहिता बन जाती है, यानी उसकी जो निकटता मेल जो है उसको संधि कहा गया है। तो पाणिनि अष्टाध्यायी के आधार पर हमारी जो व्याकरण चलती है पूरी, हम जो पढ़ रहे हैं वो सब पाणिनि सूत्रों के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं। तो पाणिनि सूत्रों के आधार पर परः सन्निकर्ष संहिता, वर्णानाम अति संहिता, वर्णों की अत्यधिक समीपता, निकटता। सन्निधि सबके एक ही अर्थ है, निकटता, अत्यधिक निकटता। संघ स्यात्, संध स्यात्, संधि कहलाती है। तो वर्णों की अत्यधिक निकटता संधि कहलाती है। जैसे हिमधन आलय, जैसे शब्द है हिमधन आलय, तो यहां पर अ और आ, इनकी अत्यधिक निकटता होने से ये हो गया हिमालय। तो इस प्रकार से हिमालय शब्द की रचना हो जाती है। तो वर्णों की अत्यधिक निकटता। अब इसके लिए एक सूत्र दिया है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में सूत्र है। जो निकटता होगी वो कैसे कैसे शब्द होना चाहिए, संधि सार्थक
शब्द होना चाहिए। तो संधि किसके बीच में होती है? सार्थक शब्दों के बीच में, जिनके अर्थ निकलते हैं। ऐसे कोई भी मिलाकर के कोई संधि नहीं बन सकती है। जो सार्थक शब्द है उन सार्थक शब्दों के बीच में संधि होगी। दूसरा है तत्सम शब्दों के बीच संधि होती है। तत्सम क्या कहलाते हैं? जो संस्कृत के परिष्कृत शब्द हैं, शुद्ध शब्द है, उन संस्कृत के शब्दों के बीच में संधि होती है। तो संधि में ये दो नियम इस प्रकार से काम करेंगे कि कौन कौन से शब्द होना चाहिए। तो वो सार्थक भी होना चाहिए और तत्सम शब्द के भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इसके नियम हैं। फिर इसके लिए सूत्र दिया है, संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या, नित्या समासे वाक्ये तु विवक्षामपेक्षते। नित्या धातु पदे नित्या, यानी संहितेक पदे नित्या, संहितेक पदे नित्या। तो एक पदे, संहित एक पदे, तो एक पद में हमेशा क्या होता है? संधि होती है। तो संहितेक पदे, एक पद में हमेशा, नित्य पद में हमेशा संधि होती है। तो संधि होती है, जैसे शब्द है रामो, रामो। अब इसमें क्या है? राम धन औ, तो यहां अ और औ में संधि हुई है, तब रामो शब्द बना है। तो एक पद में संधि होती है। तो संहितेक पदे नित्या, नित्य यानी हमेशा एक पद में संधि होती है। जैसे इसमें वृद्धि संधि हुई है, वृद्धि संधि का ये उदाहरण है कि वृद्धि संधि हुई है। दूसरा है नित्या धातु उपसर्गयो, और फिर दूसरा है कि हमेशा धातु और उपसर्ग में भी संधि होती है। तो धातु और उपसर्ग में भी संधि होती है। जैसे धातु और उपसर्ग है, जैसे प्रा उपसर्ग है और पहले उपसर्ग आता है, बाद में धातु आती। तो प्रा और धातु कौन सी आ गई? प्र अभवत, भू धातु। तो प्रा उपसर्ग और अभवत धातु होगी, तो ये हो गया प्राभवत, प्राभवत, प्राभवत। तो यहां पर आ और आ में संधि हुई तो प्राभवत हो गया। तो इस प्रकार से प्राभवत शब्द इसका बन रहा है। तो इस प्रकार उपसर्ग और धातु में नित्य संधि होती है। जैसे यहां पर दीर्घ संधि हो गई है, तो इस प्रकार से उपसर्ग और धातुओं में भी नित्य यानी हमेशा संधि होती है। नित्या समासे वाक्यम, रोजा नित्य यानी हमेशा समास में संधि होती है। समास में संधि होती है, जैसे कृष्णैकत्वम शब्द है, कृष्णैकत्वम शब्द, ये संधि शब्द है। ये इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें। अब इसमें जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो कृष्ण, कृष्ण से एकत्वम, कृष्ण से एकत्वम ये संधि हो गया। और इसका जब बनाएंगे तो वही कृष्ण एकत्वम हो गया, कृष्ण एकत्वम। यानी इस प्रकार कृष्ण से एकत्वम यानी कृष्ण एकत्वम, कृष्ण एकत्वम, ये इसका समस्त पद हो गया। और जब संधि इसका संधि करेंगे तो कृष्ण एकत्वम, संधि इसका कृष्ण एकत्वम। इस प्रकार से ये जो नित्या समासे वाक्य, जो नित्य जो हमेशा समास के वाक्यों में शब्दों में भी संधि होती है। फिर इसके बाद में है आता है विवक्षाम पेक्षते, विवक्षा में पेक्षते अपेक्षते, विवक्षाम, विवक्षा यानी जो वक्ता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो संधि करे अथवा नहीं करे। तो संधि करना नहीं करना ये किसके ऊपर है? उस वक्ता के ऊपर है। जैसे
अत्र अयम पुरुषः अस्ति। अब इसमें संधि पद नहीं है। अब ऐसे भी बोल सकता है व्यक्ति, अत्र अयम पुरुषः अस्ति, यहां यह व्यक्ति है, और इसका वो संधि पद बना करके भी बोल सकता है, अत्र अयम पुरुषास्ति, अत्र अयम पुरुषास्ति। तो यहां पर अत्रायम ये संधि पद बना करके भी बोल सकते हैं और इनको अलग अलग करके भी बोला जा सकता है। दोनों वाक्य सही है, लेकिन संधि के आधार पर, व्याकरण के आधार पर ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी वो बोल सकता है। ये वक्ता के आधार पर है कि वक्ता क्या चाहता है, कैसे बोलना चाहता है। इस प्रकार से ये सूत्र है जो संधि पदों को समझाने के लिए श्रेष्ठ पद है, जो इसको याद करना चाहिए। अब संधि के भेद, संधि कितनी प्रकार की होती है, तो संधि के भेद क्या है? पाणिनि के आधार पर 3 प्रकार की संधि के भेद हैं। स्वर से स्वर की जब मेल होता है, संहिता होती है, परस्पर संहिता होती है, तो 3 प्रकार के संधि का हमारे सामने प्रस्तुत होती है। एक है अच, अच स्वर, अच प्रत्यार है, इसके अंदर सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए स्वर संधि। हल, इसमें सारे व्यंजन आ जाते हैं, हल संधि, ये प्रत्यार है, हल प्रत्यार है, और हल प्रत्यार के अंतर्गत सारे के सारे व्यंजन आ जाते हैं, तो ये इस प्रकार से हल संधि। तो व्यंजन और व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल या स्वर का मेल व्यंजन संधि होती है। इसी प्रकार से विसर्ग का किसी वर्ण में, व्यंजन में परिवर्तन होना, ये विसर्ग संधि कहलाती है। तो 3 प्रकार की संधि है। इसी प्रकार से जो भट्टोजी दीक्षित जो एक व्याकरणाचार्य हुए, वो संधि को 5 प्रकार से बताते हैं। उन्होंने 2 प्रकार और जोड़ दिए, एक प्रकृति भाव और एक सयादि भाव, जिसको पंच संधि प्रकरण के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब कंपटीशन में हमसे पूछा जाता है तो फिर भट्टोजी दीक्षित का नाम जरूर लिया जाएगा। भट्टोजी दीक्षित द्वारा कितने प्रकार की संधि मानी गई है, तो संधि 5 प्रकार की इनके द्वारा है। लेकिन हमारी जो हम सामान्य पढ़ते हैं उसमें 3 प्रकार की संधि का अध्ययन करते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी रहता है। संधि प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब संधि में प्रयुक्त होने वाले कई प्रकार के शब्द आते हैं। इसका एक आदेश होने से ऐसा हुआ, इसका ये हुआ, पूर्व पद, पर पद, और पूर्व वर्ण, पर वर्ण, ऐसे कई प्रकार के शब्द आते हैं जिनको समझना जरूरी है। उनको समझने के बाद में हम कई प्रकार के अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो शब्द प्रयोग में आने वाले हैं, जैसे आदेश शब्द आता है, इसके आदेश से ऐसा हो जाता है। तो आदेश शब्द है, आदेश वह अवस्था है जहां वर्ण के संपूर्ण अस्तित्व को समाप्त करके कोई नया वर्ण उसके स्थान पर परिवर्तित हो जाता है। एक ही वर्ण में आदेश होता है। तो यानी आदेश किसको कहते हैं? आदेश वह है कि भाई इसके स्थान पर इसको, जैसे आदेश आता है ना, इसके स्थान पर इसको लगाया जाता है, ऐसे यहाँ आदेश होता है। ये आदेश कहाँ है? नियमों के आधार पर, सूत्रों के आधार पर आदेश होता है। तो आदेश वो अवस्था है जो संपूर्ण अस्तित्व को समाप्त करके उस वर्ण के अस्तित्व को समाप्त कर देती है और कोई नया वर्ण उसके स्थान पर परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर है सुधि धन उपास्य। तो सुधि और उपास्य जो शब्द है, ये इसमें सुधि का ई आ रहा है, सुधि में ई आ रहा है, उपास्य। यहां पर ई का क्या बन गया? ए बन गया। ई का क्या काय में आदेश हो गया? ई का ए में आदेश हो गया। ई का ए में आदेश हो करके ये क्या बन गया? शुद्ध्युपास्य। यानी ई का काय में परिवर्तन हो गया, ए में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार से जैसे मधुधन अरि, मधुधन अरि। अब यह ऊ का आदेश काय में हो गया? व में हो गया, और ये हो गया मधवरी, मधवरी। इस प्रकार से आदेश हो गया। तो इसको कहते हैं आदेश की एक वर्ण का परिवर्तन होकर के दूसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ई का ए में परिवर्तन हो गया
और ऊ का व में परिवर्तन हो गया, तो ये आदेश कहलाता है। इसी प्रकार से एक आता है एक आदेश। एक आदेश यानी दो वर्णों के स्थान पर एक आदेश। दो वर्ण हैं, दोनों वर्णों के आदेश स्थान पर दोनों एक हो जाते हैं। दोनों एक होने को एक आदेश कहा जाता है। जैसे विद्याधन आल है, तो यहाँ विद्या का आ और आ का आ दोनों मिलकर के क्या बन गए, आ हो गया। जैसे गुड़ों का ईश, तो गुड़ों का यहाँ का आ और ई का ई दोनों मिलकर के क्या हो गए, ए हो गए, और गुणादेश हो गया। गुणादेश किसको कहते हैं, गुणादेश अर्जुन को भी कहते हैं और लक्ष्मण को भी कहते हैं, जिन्होंने इतना कष्ट सह करके इतने वनस के समय में बिना सोए इतने समय तपस्या की, इसलिए ये शब्द जो है उनके लिए प्रचलित हुआ है। तो इस प्रकार से ये एक आदेश का मतलब है दो वर्णों के स्थान पर एक आदेश होना, इन दोनों के स्थान पर एक हो जाएगा, ऐसा इसका है। फिर यहाँ पर एक शब्द आता है आगम। एक पढ़ा हमने आदेश, दूसरा है आगम। आगम क्या है, आगम वह अवस्था होती है जहां वर्ण को बिना किसी हानि पहुंचाए, दोनों वर्णों को किसी प्रकार, जैसे यहाँ आदेश हुआ तो ई को हटा दिया और क्या कर दिया, ए बना दिया, तो क्या हुआ, एक को हटाया और एक को लगाया, तो एक को हटाना और एक को लगाना क्या होता है, शत्रुता बढ़ जाती है, शत्रु हो गया एक तरह से। तो ये आदेश जो है ये शत्रुवत है, लेकिन मित्रवत कौन सा हो गया, आगम हो गया। आगम यानी आगम वह अवस्था होती है जहां वर्ण को बिना किसी हानि पहुंचाए दोनों पक्षों के बीच में किसी नए वर्ण का चुपचाप आकर के, यहां पर मुख्य बात है चुपचाप आकर के बैठना ही आगम कहलाता है। किसी को बिना बताए, दोनों को किसी प्रकार से छेड़े बिना, दोनों को बिना हानि पहुंचाए बिना तीसरा वहां पर आकर के बैठ जाता है। जैसे यहां पर है वी और छेद, दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, विच्छेद। विच्छेद का मतलब कोई किसी प्रकार का अर्थ नहीं दे रहा है, लेकिन जब इनके बीच में च का आगम हो गया तो यह बन गया विच्छेद। विच्छेद, विच्छेद का मतलब अलग अलग करना, तो यह सार्थक शब्द बन गया। सार्थक शब्द कब बना, जब च का आगम हुआ। तो इस प्रकार से च का आगम, जैसे परि धन कार, अब परि ई और कार मिलकर के परिकार हो गए, लेकिन परिकार का कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो फिर यहां पर श का आगम होने से यह हो गया परिष्कार। अब परिष्कार होने से इसका अर्थ हो गया शुद्ध, संशोधित कोई चीज है, तो इस प्रकार से परिष्कृत शब्द हो गया, तो परिष्कार शब्द बन गया। तो इस प्रकार से बीच में जो श और च का आगम हुआ है, दोनों को हानि पहुंचाए बिना तीसरे वर्ण का आगमन होना, ये आगम कहलाता है। तो ये मित्रवत हो गया, न तो ये आगे वाले को हानि पहुंचा रहा है न पीछे वाले को हानि पहुंचा रहा है, इसलिए आगम को मित्रवत वर्ण कहते हैं, यानी मित्रवत आदेश कहते हैं। तो आगम और आदेश ही दो बातें हमने देखी है। तीसरा होता है पद। संधि में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण शब्दों को पद कहते हैं। संस्कृत में उनको पद कहते हैं, वैसे सामान्य शब्द कहते हैं, लेकिन जो संधि में प्रयुक्त होते हैं उनको हम, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको पद कहते हैं। अब पद दो प्रकार के होते हैं, आगे वाला जो पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, पीछे वाला जो पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। इनको पूर्व और पर पद भी कहते हैं। तो इस प्रकार से पूर्व पद और उत्तर पद, जैसे मान लीजिए कि हमने विद्या शब्द लिखा, विद्या धन आले, अब यहाँ क्या है, ये पूर्व पद हो गया और ये उत्तर पद हो गया, तो ये पूर्व पद हो गया और ये उत्तर पद हो गया। इस प्रकार से पद दो प्रकार के होते हैं, पूर्व वर्ण और उत्तर वर्ण यानी परवर्ण। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण कौन सा हुआ, धा यानी आ, और पर पद परवर्ण, पूर्व वर्ण क्या हुआ, पूर्व पद का अंतिम, परवर्ण क्या हुआ, पर पद का प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण यानी ये, इन दोनों के बीच में आ और आ के बीच में इस प्रकार से जो संधि होती है, तो ये पूर्व वर्ण हो गया और ये पर वर्ण हो गया। तो दो प्रकार के वर्ण इस प्रकार से यहाँ पर आते हैं। ऐसे स्थानीय शब्द का प्रयोग करते हैं, स्थानीय शब्द है ये, तो ऐसा कहते हैं। तो जिस वर्ण के स्थान पर कोई आदेश होता है वह
स्थानीय कहलाता है। तो जिस वर्ण के आधार पर, जैसे यहाँ सुधी धन उपास्य, तो सुधी और उपास्य में यहाँ ई है, तो यहाँ पर क्या है ई, और ई के आधार पर यहाँ क्या बन गया था ए, तो ई का ए हुआ, तो ये ई जो शब्द है ये क्या बन गया, स्थानीय शब्द कहलाएगा। तो सुधी में जो ई है ये स्थानीय शब्द कहलाएगा। ये स्थानीय शब्द कहलाता है जिसके लिए आदेश होता है, जिसके स्थान पर दूसरे वर्ण को बनाने का आदेश होता है। तो जिसके स्थान पर बनाने का आदेश होता है उसको ई, जैसे ये ई है, ई का ए बना, तो ये ए जो है, ये ई जो है ये स्थानीय कहलाएगा। तो इस प्रकार से स्थानीय शब्द वहां पर हम संधि करेंगे तब प्रयोग में आएंगे। ऐसे परे, वर्ण विशेष के परे रहने पर, इक अच परे रहने पर, जैसे इक प्रत्यय है, अच प्रत्यय है, ये दिखते नहीं है लेकिन पीछे से इनका सपोर्ट रहता है, तो ये जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्याहार होते हैं, ये परे कहते हैं, इनके परे ऐसा शब्द आता है। तो परे वर्ण विशेष के परे रहने पर यानी दूर रहते हैं लेकिन काम हो रहा है, इस प्रकार से ये परे शब्द का प्रयोग होता है। एक होता है सवर्ण, जैसे हम दीर्घ संधि पढ़ने तो उसमें आएगा अक सवर्णे दीर्घ। तो सवर्ण क्या कहलाता है, जिनका उच्चारण स्थान एक होता है वे सवर्ण कहलाते हैं, एक समान। ऐसे समान शब्द कौन कौन से कहलाते हैं, जैसे अ और आ एक समान है, ई और ई एक समान है, उ और उ एक समान है। ऐसे एक ही स्थान से उच्चारित शब्दों को समान शब्द या सवर्ण शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ नियम हैं जिनको हमको ध्यान करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने संधि शब्द की उत्पत्ति, संधि शब्द में की परिभाषा, परः सन्निकर्ष संधि, यानी अत्यधिक वर्णों की अत्यधिक निकटता के कारण संधि बनती है। तो वर्ण अत्यधिक निकट होने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो ध्वनि में परिवर्तन होता है, उसको संधि कहते हैं, ऐसा हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि शब्दों में जब हम संधि करते हैं तो कई प्रकार के शब्द आते हैं जिनको हम आदेश कहते हैं, एकादेश कहते हैं, आगम कहते हैं, पद कहते हैं, वर्ण कहते हैं, पूर्व वर्ण कहते हैं, परवर्ण कहते हैं, स्थानीय कहते हैं, परे कहते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम जब संधि करते हैं तब करते हैं। तो ये संधि नियम जो है ये हमारे हमेशा प्रत्येक संधि में, संधि नियमों में संधि के समय काम आने वाले हैं, इसलिए हमको याद रहना चाहिए। अब हम संधि नियमों के बाद में हम संधि पढ़ेंगे। तो हमने 3 प्रकार की संधि पाणिनि की अष्टाध्यायी के आधार पर हमने अभी ज्ञान किया है। स्वर से स्वर का मेल, स्वर वर्णों का स्वर वर्णों से मेल स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन वर्णों का स्वर अथवा व्यंजन के साथ जो मेल होता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। और विसर्ग का व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की संधियां हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो 2 वर्णों का मेल, जैसे विद्याधन अर्थी, तो आ और आ में जो मेल हुआ है, जो निकटता के कारण से जो विकार उत्पन्न हुआ है वो बन गया आ। तो आ के कारण से जो परिवर्तन हुआ है वो विद्यार्थी शब्द बनकर के आता है। तो इस प्रकार से स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल, हम सब जानते हैं कि मात्रा के आधार पर हम वर्णों का चयन करते हैं। जैसे अर्धमात्रिक कौन से हैं? व्यंजन है। एक मात्रिक कौन से हैं? स्वर हैं। तो इस प्रकार से जो स्वर हैं उन स्वर का स्वर से मेल, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर के स्वर से स्थानीय आदेश, तो स्वर संधि में क्या होगा?
स्वर के स्थान पर आदेश होगा। अभी हमने आदेश पढ़ा था, एक आदेश पढ़ा था। तो आदेश क्या है? उसके स्थान पर किसी अन्य शब्द का आ जाना आदेश होता है। तो स्वर से स्थानीय आदेश, स्वर संधि के भेद। तो स्वर के स्थान पर स्वर का आना स्वर आदेश कहलाएगा। अब स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि हमने 5 प्रकार से स्वर संधि को हम पढ़ेंगे। दीर्घ संधि पढ़ेंगे, गुण संधि पढ़ेंगे, अयादि संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि पढ़ेंगे और यण संधि पढ़ेंगे। इस प्रकार से 5 प्रकार की संधियों का हम आगे जाकर के अध्ययन करने वाले हैं। तो हमको ध्यान रहना चाहिए कि कौन सी संधि में कैसे नियम काम करते हैं, कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग करके हम संधि का ठीक प्रकार से समझ बढ़ा सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जो स्वर संधि की एक महत्वपूर्ण संधि है, उसका अध्ययन हम करने वाले हैं। जो 5 संधियों में पूर्व पर के स्थान पर आदेश होता है। तो पांचों जो ये संधियां है, इनमें क्या विशेषता है? पूर्व और पर ऐसा वर्ण हमने पढ़ा था। पूर्व वर्ण और पर वर्ण, जो प्रथम पद होता है उसका अंतिम जो वर्ण होता है वो पूर्व वर्ण कहलाता है, और जो बाद वाला जो पद है उसका जो प्रथम वर्ण है वो पर वर्ण कहलाता है। तो पूर्व और पर में के स्थान पर आदेश होता है। दोनों के स्थान पर कोई नया शब्द आता है तो उसको हम पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर आदेश। तो इन पांचों जो संधियां है, स्वर संधियां है, इनमें इस प्रकार से परिवर्तन होने वाला है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि का एक सूत्र है, पाणिनि अष्टाध्यायी के आधार पर दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। अब यहां अकह क्या है, सवर्णे क्या है, दीर्घ क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। अकह क्या है? हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे। 14 माहेश्वर सूत्रों में अलग अलग प्रत्याहार का निर्माण हुआ था उनसे। ऐसे 42 प्रत्याहार हमने पढ़े थे। उन 42 प्रत्याहार में अक प्रत्याहार है। अकह, अ, ई, उ, री, ली, ये 5 प्रकार के वर्ण अक प्रत्याहार में आते हैं। तो अक प्रत्याहार, तो अकह, फिर आगे सवर्ण। मैंने अभी नियम पढ़ाया था, उसमें एक सवर्ण शब्द भी पढ़ाया था। सवर्ण क्या होता है? एक ही स्थान से उच्चारित वर्ण। जैसे हम सवर्ण क्या कहते हैं? सवर्ण यानी अपनी जाति का वर्ण, अपने समान वर्ण। तो समान वर्ण क्या है? जैसे अ और आ, जैसे ई और ई, उ और उ, री और री। क्योंकि अक है यहाँ, ये अक प्रत्याहार के आधार पर हम 5 ही वर्णों का यहां पर प्रयोग करते हैं। अक सवर्णे, और वो क्या हो जाएंगे? अपने वर्ण के दीर्घ हो जाएंगे। तो अक प्रत्याहार अपने सवर्ण के साथ दीर्घ हो जाता है। ऐसे ही सूत्र का अर्थ है। जैसे ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के पश्चात सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ आए तो दीर्घ हो जाता है। तो यहां पर क्या है? ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के पश्चात सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ आते हैं तो क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। जैसे यहां उदाहरण है, 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, 4 प्रकार के वर्ण होंगे। जैसे अ और अ आता है, और अ और आ आता है तो क्या हो जाएगा? अ और अ आने पर आ बन जाता है। यहां पर अक सवर्णे दीर्घ, इसके आधार पर, सूत्र के आधार पर अ और अ आएगा तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा। अ ऋस्व है, अरिस्व है, ऋस्व और ऋस्व मिलकर के दीर्घ आ बन जाएगा। तो यानी दीर्घ यहां लिखा हुआ है, दीर्घ इसलिए यहां। जैसे मुर धन अरी, तो यहां अ है और यहां भी अ है, दोनों मिलकर के क्या बन गए? मुरारी, आ बन गए यहां पर। तो आ का आदेश हो गया। पर, ये पर पूर्व और ये पर, पूर्व वर्ण और परवर्ण दोनों में आदेश क्या हुआ? आ का आदेश हो गया। तो इसलिए ये पूर्व और पर मिलकर के आ बन गए, यानी मुरारी। ऐसा शब्द का निर्माण यहां पर हो गया। जिस प्रकार से हिम धन आलय, इस प्रकार से, तो हिम
अ है और यहाँ आ है, तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। हिमालय, तो आ का आदेश हो गया। जैसे इसमें, जैसे यहाँ नीचे उदाहरण है, अ और आ मिलकर के आ बनेंगे। बनेंगे तो दीर्घी, चाहे वो ऋस्व ऋस्व हो तो भी आ बनेंगे, और आगे ऋस्व वर्ण हो और पीछे दीर्घ वर्ण होगा तो भी आ ही बनेगा, क्योंकि यहाँ दीर्घ है। सवर्ण है, दोनों एक वर्ण के हैं, इसलिए यहाँ आ बनेगा। जैसे हिमधन आलय, हिमालय, तो यहाँ अ और यहाँ आ और आ मिलकर के क्या बन गए? आ का निर्माण हो गया और हो गए हिमालय। तो इस प्रकार से हिमालय शब्द का प्रयोग यहां हो गया। हिमालय शब्द है, जैसे आ और आ मिलकर के क्या बन गए? आ बन जाएंगे। आ आगे दीर्घ स्वर है और पीछे ऋस्व स्वर है, लेकिन बनेगा दीर्घी बनेगा। जैसे तथाधन अपि, तथापि, तो तथाधन अपि, इस प्रकार से शब्दों का निर्माण हुआ है। तो इसी प्रकार से आ और आ आने पर, आ क्या है? दीर्घ है और ये भी दीर्घ है। दोनों दीर्घ दीर्घ आने पर भी क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा। तो विद्याधन आलय, विद्यालय। तो इस प्रकार से परिवर्तन क्या हो रहा है? 4 प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, ये हमको ध्यान रखना है। अ और अ आने पर, यानी ऋस्व और ऋस्व आने पर, यहां पर लिखा है ऋस्व या दीर्घ स्वरों के पश्चात उसी वर्ण के ऋस्व या दीर्घ आए तो दीर्घ हो जाता है। तो ऋस्व और ऋस्व आने पर दीर्घ हो गया, ऋस्व और दीर्घ आने पर दीर्घ हो गया, दीर्घ और ऋस्व आने पर दीर्घ हो गया, और दीर्घ आने पर भी दीर्घ ही होगा। तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी प्रकार से दीर्घ ही होगा, क्योंकि यहां पर दीर्घ लिखा हुआ है। सूत्र के आधार पर हम चल रहे हैं। जैसे ई, अक का दूसरा वर्ण है ई। ई जो है ऋस्व स्वर है, ये भी ऋस्व स्वर है, तो क्या बन जाएगा? दीर्घ स्वर बन जाएगा। जैसे रवि धन इंद्र, तो क्या हो गया? ई और ई मिलकर के क्या बन गए? ई बन गए, यानी ई का निर्माण हो गया, तो दीर्घ बन गया। ऋस्व और ऋस्व मिलकर के दीर्घ हो गए, रविंद्र हो गए। इस प्रकार से ये ऋस्व और ऋस्व मिलकर के दीर्घ हो गए। ऐसे ऋस्व और दीर्घ मिलकर के दीर्घ हो जाएगा, यानी हरि धन ईश, यहां पर ऋस्व है और यहाँ दीर्घ है, तो दोनों मिलकर के क्या बन गए? दीर्घ हो गए। तो ये हो गया हरीश हो गया। इसी प्रकार से दीर्घ और ऋस्व मिलकर के ऋस्व हो गया मही धन इंद्र, तो यानी आगे और पीछे ऋस्व या दीर्घ आएगा तो भी दीर्घी बनेगा और महेंद्र हो गया। इसी प्रकार से दीर्घ और दीर्घ स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर बनेगा। जैसे रजनी धन ईश, तो यहाँ पर दीर्घ है और यहाँ पर भी दीर्घ है, लेकिन दीर्घ और दीर्घ मिलकर के वापस दीर्घ ही बनेंगे, रजनीश शब्द बन गया है। तो यहाँ पर ऊ और ऊ, ऋस्व ऊ और ऋस्व ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ बन जाएगा, यानी दीर्घ आदेश हो जाएगा। दीर्घ आदेश होने से गुरुधन उपदेश, तो गुरु उपदेश यानी ऊ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यदि ऋस्व हो और दीर्घ हो तो भी दीर्घ होगा। जैसे सु धन उक्ति, तो क्या हो गया? सुक्ति हो गया, यानी ऊ आदेश हो गया, दीर्घ आदेश हो गया। इसी प्रकार से आगे दीर्घ और पीछे ऋस्व है तो भी दीर्घ हो जाएगा। जैसे वधु धन उवाच, तो यहां पर आगे दीर्घ है, यहां पर ऋस्व है, लेकिन होगा क्या? आदेश क्या होगा? दीर्घ का आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से दीर्घ और दीर्घ मिलकर के दीर्घ का आदेश होगा, तो भू उदर्वम यानी भूर उदर्वम यानी दीर्घ का आदेश होगा। री और री मिलकर के री बन जाता है, मातृऋणम, तो मातृणम का क्या हो गया? मातृणम, यानी री और री मिलकर के री बन गया, दीर्घ बन गया। तो ये ऋस्व और ऋस्व मिलकर के दीर्घ का निर्माण करते हैं। तो ये जो सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ का जो सूत्र है उसके आधार पर यदि
अक का मतलब अक प्रत्याहार के बाद, अक प्रत्याहार के जो शब्द हैं, जो वर्ण हैं, उन वर्णों के बाद अपने सवर्ण वर्ण आते हैं तो वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से दीर्घ संधि ये हमारी पूरी होती है। इसके कई उदाहरण हैं जो आपको करके देखने हैं, और किसी प्रकार की फिर भी कोई परेशानी आए तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार की संधि संबंधी, क्योंकि ये हमारा नया, आज ये नया हमारा एक प्रकरण प्रारंभ हुआ है। हम संधि शब्दों का, संधि सूत्रों का अध्ययन नित्य प्रति करेंगे, संधि संपूर्ण करेंगे। इससे पहले हमने कारक प्रकरण लिया था, कारक प्रकरण हमारा पूर्ण हो चुका है। अब हमारा संधि प्रकरण शुरू हो रहा है, क्योंकि ये भी प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्रों से संबंधित है। इसमें कई प्रकार के माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहारों का प्रयोग करते हुए हम संधि प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से हमको नित्य प्रति संधि का अध्ययन करना है। जय श्री राम।